नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। साथियों, सभी भी आप अच्छे होंगे। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पोर्शन पर चल रहे हैं। आज इसको कंप्लीट करना है और सैद्धांतिक पोर्शन से ये पीजी लेवल का सिलेबस में है। नेट में तो 3-4 टॉपिक हैं। हम इस तरीके से तैयारी करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन शाम को होंगे, इसके ये तनाव लेने की जरूरत नहीं है आपको कि इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन भी शाम को होंगे, तो आप बस जुड़े रहें और अच्छे से करते रहें। और इसका जो व्यवहारिक पोर्शन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, ये लगभग पूर्ण रूप से नए चैनल पर दे रखा है, तो आप इसको देख लें, अच्छा रहेगा। सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ सब दे रखा है PSIR AD शर्मा सर चैनल पर, तो वहां पर देखें। और बाकी जो कुछ होगा तो मैं डाल भी दूंगा, आप मना नहीं करूंगा, लेकिन सैद्धांतिक को आप समझने की चेष्टा करें। आइए साथियों, सबसे पहले नवयथार्थवाद देखते हैं। मैंने बताया था जहां यथार्थवादी सिद्धांत संघर्ष पर बल देता है, वहीं नवयथार्थवाद कहता है कि संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाया जाता है। इसका उद्भव जो है 1980 के दशक में माना जाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख शाखा संरचनात्मक यथार्थवाद है। कौन सी है? संरचनात्मक यथार्थवाद। अब संरचनात्मक यथार्थवाद किसने दिया था? केनिथ वाल्टज ने दिया था। किस किताब में दिया था? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में दिया था, 21/2/2000 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं संरचनात्मक यथार्थवाद की, वो ध्यान रखना है। पहला तो यही, संघर्ष के साथ साथ सहयोग पर बल। दूसरा जो है, स्थिर हितों के साथ अस्थिर हितों पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के स्थान पर व्यक्ति पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्जकता वाली है, ये वाली विशेषता। सबसे मेन विशेषता है ये VMP है, जो 5वें नंबर की, और ये आ चुकी है। ये क्वेश्चन पहले नेट में भी आ चुका है और IAS प्री में भी आ चुका है। आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। भाई, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात कौन करता है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद नहीं करना है। हिंदी अनुवाद करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको अंग्रेजी में ही ध्यान रखना है। और जब हल भी देखना है तो अंग्रेजी में ही देखना है, अंग्रेजी वाले पोर्शन में। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है या बहुध्रुवीय है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों की संख्या 1 है, 2 है या अनेक हैं, ये वाली बात। फिर इसके बाद इन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र को संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, वर्तमान क्षमता के आधार पर लेना चाहिए। संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय लेंगे तो सबसे बदतर स्थिति में बन जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे सबसे बदतर स्थिति में? तो आपसे पूछेगा सबसे बदतर स्थिति की संकल्पना किसने दी और क्या होती है। जब हम संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय लेंगे तो क्या हो जाएगा? बदतर स्थिति। जैसे सिंपल है, कोई बच्चा IAS की तैयारी करता है और IPS बनना चाहता है, अभी तैयारी कर ही रहा है, वो थाने में जाके बोलता है मैं IPS बनूंगा, और आपको मैं ऐसे कहता हूँ वैसे कहता हूँ, SHO से झगड़ा करने लगता है। SHO इतनी धाराएं लगाएगा कि IPS क्या कांस्टेबल बनने लायक नहीं रहेगा। तो संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर अगला ध्यान रखना है, केनेथ वाल्टज जो है अपनी पुस्तक 3 इमेजेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये किताब भी नेट में पहले आ चुकी है और ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकती है, PGT में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वो वास्तव में इस किताब में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 तत्व बताता है, 3 इमेजेस बताता है, मैन, स्टेट एंड वार। मैन का मतलब है व्यक्ति। जब आपका डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति होगा, जब आपका डोनाल्ड ट्रंप हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो, तो पुतिन जैसा व्यक्तित्व होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष दिखाई जाता है। अगर बाइडेन की जगह दोबारा ट्रंप जीत जाते तो वास्तव में यूक्रेन संकट के साथ तृतीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो जाता है। ये बात आप भी जानते हैं। स्टेट का मतलब, स्टेट का नेचर कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है। चीन की जैसे कठोर संस्कृति है, तो चीन जैसा राष्ट्र जैसे जैसे शक्तिशाली होगा तो युद्ध को बढ़ावा देगा। वार, और वार भी कहीं ना कहीं क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करता है। दूसरी शाखा इसकी सुरक्षावादी यथार्थवादी है, जिसे जोसेफ ग्रीचो प्रस्तुत करते हैं, और ये मार्गेंतु के यथार्थवाद से प्रभावित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष को ही अधिक मानते हैं। किसको मानते हैं? संघर्ष को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान रखते हैं साथियों, तीसरी शाखा इसकी उदारवादी यथार्थवाद है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहती है सहयोग अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सहयोग। लेकिन इसका विभाजन हो चुका है, आज इसकी 2 शाखाएं बन चुकी हैं, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। डिफेंसिव शाखा तो सहयोग पर ही बल देती है। किस पर बल देती है? सहयोग पर ही। तो इस शाखा का क्या कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग अधिक है। इस शाखा के विद्वान कौन कौन से हैं? चार्ल्स ग्रेसर, जॉन हर्ज, हेडली बुल, मार्टिन वाइट, मेरी बुजान। तो वैसे भी चार्ल्स ग्रेसर का नाम ध्यान है, ग्रीस लगाकर जो काम करे, तो समझो
सॉफ्ट है, सहयोग की बात करता है। और जो जॉन हर्ज, जिसको कोई हर्ज नहीं होता, वो भी सहयोग की बात करता है। तो ये बेसिकली 5 थिंकर इसके आपको याद रखने हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए आएंगे कि कौन कौन से किस शाखा से जुड़े हुए हैं। जब आप फिर मिलान नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आएगी। कौन कौन है मेरे साथ बोलो? चार्ल्स ग्रेसर, जॉन हर्ज, हेडली बुल, मार्टिन वाइट, मेरी बुजान। चार्ल्स ग्रेसर, जॉन हर्ज, हेडली बुल, मार्टिन वाइट, मेरी बुजान, ये कैसे हैं? रक्षावादी, उदारवादी हैं। ये ध्यान रखना। ये सहयोग पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? सहयोग पर। अगला देखते हैं मेरे साथियों। ओफेंसिव शाखा, आक्रामक शाखा, ये कहती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष अधिक है। क्या है? संघर्ष। तो इस शाखा के समर्थक कौन है? जॉन जोसेफ मियर साइमर है, जिसे मियरे सियरे भी कह देते हैं। आपको पता भी है मियरे सियरे वैसे भी मरने मिटने की बात करना, तो वैसे भी नाम से स्पष्ट है कि आक्रामक शाखा से जुड़ा होगा। तो आप तनाव ना लेकर इसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करें। अब ये क्या क्या विचार व्यक्त करते हैं? पहला तो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष अधिक है। क्या अधिक है? संघर्ष। दूसरा कहते हैं कोई राष्ट्र एक बार महाशक्ति बन जाता है तो उसका प्रभाव बना रहता है। तीसरा कहते हैं अमेरिका को भी शक्ति पर आधारित विदेश नीति अपनानी चाहिए। चौथा, भारत के परमाणु परीक्षण का इन्होंने समर्थन किया था। पांचवा, इन्होंने यूक्रेन को 94 में कहा था कि सारी परमाणु हथियार रूस को ना सौंपें। तो यूक्रेन संकट के समय यह मुद्दा फिर गरमा गया कि यूक्रेन अगर उस समय साइमर की बात मान जाता तो आज उसकी ये दुर्गति नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है। शिवकेश गुर्जर गुड मॉर्निंग, हेमंत कुमार मिश्रा जी गुड मॉर्निंग, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। तो आप शेयर करें ना करें आपके ऊपर है। सोनिया शाह जी गुड मॉर्निंग। लेकिन साथियों ये मैटर आपको मिलना नहीं है, बस इतना कह देते हैं हम। अगला ध्यान रखना है कि उदारवादी यथार्थवाद, हेडली बुल अपनी पुस्तक एनार्चियल सोसाइटी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्जकतावादी कहते हैं। फिर मैट स्केट की किताब ध्यान रखनी है, उदारवादी यथार्थवादी हैं, और 2013 में लिबरल रियलिज्म, ए रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स, ये किताब लिखते हैं। और कौन कौन से नव यथार्थवादी हैं इन 3 शाखाओं के अलावा, वो भी आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट जे आर्ट, रॉबर्ट गिल्पिन, क्रिस्टोफर लेन, बेरी पासेन, स्टीफन बोल्ट, रिचर्ड के बेट्स और मार्क ईचनबर्ग, ये भी आप अगर ध्यान रखते हैं तो बेटर रहता है मेरे साथियों। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन है? रॉबर्ट जे आर्ट, रॉबर्ट गिल्पिन, क्रिस्टोफर लेन, रिचर्ड के बेट्स, स्टीफन बोल्ट, बेरी पासेन और मार्क ईचनबर्ग। तो ये आपको ध्यान रखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग है। तो साथियों अब हम चलते हैं अगले यथार्थवाद पर, द्विधारी यथार्थवाद। द्विधारी यथार्थवाद या ड्यूअल रियलिज्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं है ड्यूअल रियलिज्म। स्टीफन ब्रूक एक थिंकर थे जिन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 97 में किताब लिखी थी, और उन्होंने नव यथार्थवाद का विश्लेषण किया और कहा नव यथार्थवाद की 2 ही शाखाएं हैं। एक तो संरचनात्मक यथार्थवाद जो सहयोग पर बल देती है, और दूसरी है ऑफेंसिव शाखा, आक्रामक शाखा, जो बेसिकली संघर्ष की बात करती है। तो आपको समझ आ गया। तो द्विधारी यथार्थवाद क्या है कि ये क्या किसने दिया था? स्टीफन ब्रूक ने। किस किताब में दिया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। क्या कहा था? नव यथार्थवाद की 2 ही शाखाएं, एक तो संरचनात्मक यथार्थवाद, एक आक्रामक यथार्थवाद। संरचनात्मक यथार्थवाद का नेतृत्व कौन करते हैं? केनेथ वाल्टन, जो सहयोग की बात करते हैं। आक्रामक शाखा का कौन नेतृत्व करते हैं? इसका करते हैं मियरे सियरे। तो आक्रामक शाखा को नया नाम भी वो देते हैं उत्तर शास्त्रीय यथार्थवाद। अब आपसे पूछेगा कि किसने आक्रामक यथार्थवाद को उत्तर शास्त्रीय यथार्थवाद कहा? तो स्टीफन ब्रूक ने कहा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये आपको पता भी रखना है। स्टडी पॉइंट बायोलॉजी। बेटा टेलीग्राम लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप पे ना पीडीएफ मांगे, सबसे कृपया है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो ऐप में भी दे रखा है आप। लेकिन सब लोग व्हाट्सएप पे मांगते हैं पीडीएफ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप 1000 लोग मांगेंगे, 1000 बार कौन अलग अलग करता रहेगा। तो आप टेलीग्राम पर शाम को 6 बजे तक से पहले पहले कर देंगे, क्योंकि टेलीग्राम में भी जो बाद में जुड़ता है तो उसके पास दोबारा सेंड करना पड़ता है। इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं हर को सेंड करता रहूं। तो आप सभी से निवेदन है, आप 5 बजे तक जुड़ जाइएगा। 5 बजे तक मैं उसके बाद में डाल दूंगा, बात क्लियर हो जाएगी, उससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अलग अलग डालेंगे तो अलग अलग पॉसिबल नहीं होता। आप टेलीग्राम चैनल को या टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, दोनों में से किसी को भी अगर आप जुड़ जाते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन आप लोग तो अलग अलग फिर मांगने की कोशिश करते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं 1000 लोगों को रोज भाई भेजता रहूं, फिर तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। तो फिर ये काम भाई मेरे संभव नहीं है। और वैसे स्टाफ भी छुट्टी पर है, आप जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरे तक कोई भी स्टाफ भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और एक स्टाफ आते हैं, 1 या 2 वो टेक्नीशियन है, वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला काम नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों।
अधिकतम न्यूनतम यथार्थवाद, ये रॉबर्ट हुकर ने दिया था। अधिकतम यथार्थवाद कहता है एक ध्रुवीय विश्व में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनी रह सकती है। न्यूनतम यथार्थवाद कहता है नहीं, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बन सकती है। लेकिन साथियों इसमें एक चीज और है, बैंडवेगन थ्योरी। बैंडवेगन थ्योरी क्या कहती है? ये अधिकतम यथार्थवाद के निकट है। ये कहती है कि हमें एक ध्रुवीय विश्व में एकल महाशक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, अपितु उसके प्रभुत्व का लाभ उठाना चाहिए, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। वैसे भी सिंपल है, बैंडवेगन थ्योरी से आप समझते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो वेगन, जो बैंड वेगन आगे आगे चलती है, दूल्हा पीछे पीछे चलता है, तो वही नीति अपनाओ, बैंड वेगन के पीछे पीछे, यानी कि महाशक्ति के पीछे पीछे चलने की नीति अपनाओ। ये अवधारणा दी किसने थी? पीस लीवर ने दी थी। तो ये आपको और ध्यान रखना है कि बैंड वेगन की थ्योरी पीस लीवर देते हैं, रेड कलर से लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अवधेश मीना जी, तो आप वेरी गुड। कल्याण जी भी जुड़े हुए हैं, सुमन विश्नोई जी गुड मॉर्निंग, सुलोचना जाट जी, सबको गुड मॉर्निंग। तो साथियों अपना काम करते हैं आगे, और आज सारे सिद्धांत करने हैं, ये ध्यान रखना है। अब है रणनीतिक आर्थिक तार्किक यथार्थवाद। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए तार्किक रूप से व्यूह रचना बनानी चाहिए। इसके समर्थक कौन है? थॉमस सी सेलिंग है। तो बस इतना सा है, छोटा सा है, तो इसको ध्यान रखें। इटालियन यथार्थवाद क्या है? ये साहित्य कला जगत के, सिनेमा जगत में जो यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा है तो उसकी बात करता है। वैसे भी जानते हैं कि पहले जो मूवी आती थी वो बेसिकली भारत पर आती थी, इंडिया जैसी मूवी आती थी, भारत जैसी मूवी आती थी। अब कैसी मूवी आती हैं? पूर्व पश्चिम जैसी मूवी आती थी। लेकिन अब कैसी आती है? मनी 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 मनी, कल आजकल। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि यथार्थवाद का प्रभाव सिनेमा जगत, साहित्य जगत पर भी पड़ा है। फिर है वाम यथार्थवाद। वाम यथार्थवाद कहता है साम्यवाद में जो यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जैसे स्टालिन ने भी फ्लोट सिस्टम की शुरुआत की थी और दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को सोवियत संघ में आमंत्रित किया था और कहा था कि हमें तकनीकी प्रगति करनी है और आपको हम सुविधाएं अभिजन वर्ग की देंगे। तो इससे जुड़े हुए विद्वान कौन से हैं? मार्क सेफ्टी ओसबर्न, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मायराम मीना जी गुड मॉर्निंग सबको, संदीप स्वामी जी गुड मॉर्निंग, जावेद अख्तर जी गुड मॉर्निंग, मीना जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है साथियों। बस आप अपना काम करें, आगे चलते हैं। तो देखें इसको, नवशास्त्रीय यथार्थवाद। नवशास्त्रीय यथार्थवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निम्न 3 कारकों का अध्ययन करता है। ये अभी पूछना ज्यादा शुरू किया है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा पूछना शुरू किया है नवशास्त्रीय यथार्थवाद में। तो बेसिकली क्या है इसमें? 3 बातें: विदेश नीति के निर्णय पर शक्ति के प्रभाव का अध्ययन, घरेलू कारकों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभाव पर अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था व शक्ति के वितरण का अध्ययन। तो 3 बातों पर ये नवशास्त्रीय यथार्थवाद बल देता है। तो विदेश नीति के निर्णय पर, राजनीति पर, घरेलू कारकों के प्रभाव पर, शक्ति के वितरण पर। तो ये 3 कारक हैं नवशास्त्रीय यथार्थवाद के, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके समर्थक कौन से हैं? फरीद जकारिया, विलियम वोल्फोर्थ, ओरेन फ्रीडबर्ग, रांडेल्सवेलर। ये विलियम वोल्फोर्थ और रांडेल्सवेलर तो सामूहिक गुटबाजी का, मोर्चाबंदी की बात करते हैं, नेटो जैसे सीट और वार्सा जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं। ये आ भी गया, विलियम वोल्फोर्थ व रांडेल्सवेलर सैनिक गुटबाजी का अध्ययन करते हैं, नाटो, वार्सा जैसे के मध्य संघर्ष जैसे का, जिसे सामूहिक मोर्चाबंदी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया इतना समझ? तो ये आपको सब पता रहेगा। राधे राधे सर जी, तो राधे राधे सबको। तो चंद्रकांता जी भी हैं, तो जिंदर कुमार जी, मैराथन बेटा क्यों फालतू के मैराथन 10 घंटे क्या पढ़ा जाता है क्या? किसने बेवकूफ बना दिया आपको? तो आप धीरे धीरे सने सने पढ़ लो, जो समझ आता है ये एक दिन में नहीं होता है, इसमें हवा से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो तन्मय गैम्बलिंग जी गुड मॉर्निंग सर जी, मीना जी, मुनेश कुमारी जी राधे राधे, श्वेता सुमन जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आगे चलते हैं। महान वाद विवाद क्या है? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि महान वाद विवाद क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सर्वोच्चता संबंधी जो वाद विवाद हुआ उसे महान वाद विवाद कहते हैं। सिंपल है, परंपरावाद वही है घर में जो पिताजी का दृष्टिकोण है, दादाजी का दृष्टिकोण है। व्यवहारवाद कौन सा है? जो आपका दृष्टिकोण है। आप देखेंगे घर में आप कहते हैं आप सर्वोच्च हैं, पिताजी कहते हैं मैं सर्वोच्च हैं। तो ये विवाद घर में भी होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हो गया, ठीक है। वहां जहां परंपरागत राजनीति सिद्धांत में इसको कह देते हैं पतन संबंधी वाद विवाद, और यहाँ क्या कह देते हैं? महान वाद विवाद। इसको सिंपल
राजनीति सिद्धांत में क्या कहते हैं? पतन संबंधी वाद विवाद, ह्रास संबंधी वाद विवाद। सिंपल राजनीति सिद्धांत में ये कह देते हैं। और आईआर में क्या कहते हैं? महान वाद विवाद। ये ध्यान रखना, जो राजनीति सिद्धांत में पतन संबंधी विवाद है उसी का आईआर में नाम क्या है? महान वाद विवाद है। और ये नाम किसने दिया था महान वाद विवाद? ये मोर्टन कैपलान ने दिया था। क्या है महान वाद विवाद? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरागत और व्यवहारवाद में जो सर्वोच्चता संबंधी वाद विवाद हुआ, ग्रेट डिबेट हुई, उसी को दिया गया नाम महान वाद विवाद, द ग्रेट डिबेट। ये अपना क्लियर हो गया, ठीक है ना? करौली से मीना जी, मैं, हाँ बिल्कुल, मान सिंह जी करौली से, बिल्कुल आपका स्वागत है सबका। आशीष तंवर जी, गुरु जी नमस्कार नमस्कार। लक्ष्मीकांत, पतन संबंधी वाद, हाँ जो पतन संबंधी सिद्धांत में चलता है वो यहाँ पर ये चल रहा है, इतना सा अंतर है बस। तो आपको ये सारी बातें यथार्थवाद की समझ आई होंगी, साथ में महान वाद विवाद भी समझ आ गया हो गया। अब हम महान वाद विवाद के साथ हम शुरू करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। अब व्यवहारवादी सिद्धांत के लिए सरल हैं, बहुत ही इजी हैं, लेकिन आपका जो एकाग्रता है वो भंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ 1 घंटे तक जुड़े रहेंगे तो आपको नो डाउट समझ आएंगे, मैं वादा करता हूं समझ आएंगे। लेकिन आप लोग बीच में से गायब हो जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या राजनीति विज्ञान हो, राजनीति विज्ञान सिस्टम से चलती है। अगर आप सिस्टम से बने रहेंगे तो आपकी ऊर्जा कम खत्म होगी, और ऊर्जा ही नहीं है तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? तो पहले तो ऊर्जावान बने, और 1 घंटे तक आप हिले नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सब काम अपना चल जाएगा। अरविंदो तो बेटा डाल देंगे, आप कमेंट कर देना। अरविंदो का कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कहेंगे तो मैं दूसरे चैनल पर मैंने जो बताया आपको PSIR AD शर्मा सर वाले पे, उस पे कमेंट कर देना, डाल दूंगा मैं, ठीक है? आप तनाव ना ले। अंतरराष्ट्रीय संबंध पार्ट 2 पर जो बेसिकली है आगे देखते हैं। अब इसमें चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं व्यवस्था सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? व्यवस्था सिद्धांत। अब आप कहेंगे व्यवस्था सिद्धांत क्या है? आप ध्यान है, व्यवस्था सिद्धांत जो है व्यवहारवादी क्रांति की देन है। किसकी देन है? व्यवहारवादी क्रांति की, यानी कि आपकी देन है। व्यवहारवादी क्रांति किसका प्रतीक है? आपका, तथ्यों का। तो आज यही सिद्धांत ज्यादा चलते हैं जो आप वाले हैं, हमारे वाले नहीं चलते, क्योंकि हम तो परंपरावादी हैं, मूल्य नैतिकता की बात करते हैं, तथ्य की वैज्ञानिकता की बात कौन करते हैं? आप। तो ये वास्तव में विज्ञानवाद पर ही आधारित है। व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की देन है। अब इसका विकास कैसे हुआ, इसका विकास क्रम भी आपको यही ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जीव शास्त्र में आया था, बर्टन लेम्पी ने दिया था, और बर्टन लेम्पी ने कहा था हमारा शरीर एक व्यवस्था है, क्योंकि इसके अंग विभिन्न अंतर्निर्भर है। जैसे साथियों हमारे सर में दर्द होता है तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि अंग अंतर्निर्भर है। तो ये सिस्टम पाया जाता है, ऐसा बर्टन लेम्पी ने जीव शास्त्र में कहा था। इसके बाद ये मानव शास्त्र में आया था, लेवी स्ट्रास ने प्रस्तुत किया था। और लेवी स्ट्रास फ्रांसी थे, और इन्होंने प्रतीकों का अध्ययन किया था। प्रतीक होते हैं, जैसे तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, गाय माता भी हमारा प्रतीक है, ओम भी प्रतीक है। तो बेसिकली ओम जैसे प्रतीक क्या करते हैं? ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं, व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। तो लेवी स्ट्रास ने कहा कि ये जो प्रतीक हैं समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। समाज शास्त्र में इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तुत किया था, टालकोट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की ने। तो वास्तव में देखा जाए, टालकोट पार्सन्स अपने व्यवस्था सिद्धांत में प्रक्रियात्मक आदेश का नाम देते हैं, और वास्तव में व्यवस्था के 4 कार्य बताते हैं। एजिल, कौन से 4 कार्य बताते हैं? एडेप्टेशन, ठीक है ना, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। तो ये 4 कार्य उन्होंने बताया। रेडक्लिफ ब्राउन ने विलाप प्रथा का अंडमान निकोबार की जनजातियों में पाई जाने वाली विलाप प्रथा का अध्ययन किया था। विलाप प्रथा क्या होती है? सिंपल, मरने के बाद रोने की प्रथा। तो ये कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, ये जो रोने की प्रथा है ये भी समाज में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। इसमें सारे रिश्तेदार आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो इस तरीके से विलाप प्रथा समाज में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। फिर मेलिनोस्की ने ट्रोबियान द्वीप समूह में पाई जाने वाली हिंगे, टिग्रिस और जैसी जनजातियों में, हेडा, लिंगी, टिग्रिस जनजातियों में पाई जाने वाली पोटलच और कुला प्रथा का अध्ययन किया था। अब पोटलच क्या होता है, कुला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, आप तनाव ना लें। पोटलच प्रथा कुछ नहीं है, भोजन देने की प्रथा है। जैसे हमारे समाज में भी कि नया घर बनाते हैं तो भोजन देते हैं, सिंपल कोई बच्चे का जन्म होता है तो भोजन देते हैं, शादी विवाह के अवसर पर भोजन देते हैं, मृत्यु हो जाती है तो भोजन देते हैं। तो वही पोटलच वाली प्रथा है।
पोटलच का मतलब है भोजन देने की प्रथा। ये भोजन देने की प्रथा, कहता है मेलिनोव्स्की, समाज में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। किसको बुलाना है, किसको वास्तव में चून नोट देना है, किसी को सिंगल नोट देना है, किसी को परिवार सहित बुलाना है, किसी को पूरे गांव को बुलाना है। तो ये पूरा सिस्टम रहता है कि उससे पता चलता है हमारे संबंध किसके साथ कितने हैं और किससे संबंध नहीं है। जिनको नहीं बुलाया जाता उसके साथ संबंध नहीं है। तो ये पोटलच। इसमें से एक और पोटलच की चर्चा करता है, मुंह छिपाने का पोटलच। मुंह छिपाने का पोटलच का सिंपल सा मतलब, जब किसी से कोई नाराज हो जाता है तो उसको मनाने के लिए जो भोजन दिया जाता है उसे कहते हैं मुंह छिपाने का पोटलच। जैसे दोस्त से आप नाराज हो गए या दोस्त को आपने नाराज कर दिया, आपने कुछ गलत बोल दिया उससे, बाद में उसको मनाने के लिए पार्टी देते हैं, तो वो क्या है, मुंह छिपाने का पोटलच है। कुला प्रथा क्या है? कुला प्रथा कुछ भी नहीं है साथियों। कुला प्रथा बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और इसमें क्या है कि अलग अलग जनजातियां अलग अलग स्थानों पर रहती हैं, तो कुछ वस्तुओं का क्लॉकवाइज लेन देन होता है, कुछ वस्तुओं का एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये दोनों विनिमय प्रथाएं हैं, वस्तुओं की आदान प्रदान की प्रथाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल्पना कटारिया जी। आगे देखो, राजनीति शास्त्र में जो वास्तव में व्यवस्था सिद्धांत मानव शास्त्र से आया था। कहां से आया था? मानव शास्त्र से। डेविड स्टन को राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का जनक माना जाता है। आमंड व पावेल डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार कर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत भी देते हैं। तो राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को कौन लेके आए थे? स्टन। ठीक है ना। फिर स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार किसने किया था? आमंड व पावेल ने। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। व्यवस्था सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? स्टन को माना जाता है राजनीति शास्त्र में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का जनक कौन था, वो किस प्रकार से आया, वो हम अब समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत जो है कि बेसिकली दो रूपों में विकास हुआ। पहले सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के रूप में। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के रूप में व्यवस्था सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप तो दिया नहीं, इसके बारे में एक दो लाइनें कही गई थी, जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति अंतर्निर्भर है। तो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से जुड़े विद्वान हैं पित्रिम सोरेकिन, इकाई बर्ड, बैड मैक्लिलेंड, जेम्स रेजिनो। ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, क्योंकि सुमेलित करने में आपको दिक्कत ज्यादा आती है। सुमेलित करने में एक बार आया था, नव यथार्थवादी कौन है, एक तरफ ये, फिर एक तरफ उत्तर नवशास्त्रीय यथार्थवादी, फिर सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक, ऐसे दिया था। तो तब मिलान करने के लिए आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ध्यान रखना सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से जुड़े हुए तीन विद्वान हैं। ठीक है ना, पित्रिम सोरेकिन, इकाई बर्ड, मैक्लिलैंड, जेम्स रेजिनो। पित्रिम सोरेकिन, इकाई बर्ड, मैक्लिलैंड, जेम्स रेजिनो। तो ये ध्यान रखना है, पित्रिम सोरेकिन है, इकाई बर्ड है, मैक्लिलैंड है, जेम्स रेजिनो है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे तो आप आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान आ गया इतना, तो ये आप ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे व्यवस्था सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप किसने दिया था? मार्टिन कैपलान ने दिया था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का जनक मार्टिन कैपलान को माना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1957। तो ये ध्यान रखना। तो व्यवस्था सिद्धांत की वो 5 मान्यताएं बताते हैं, वो 5 मान्यताएं मैं आपको बता रहा हूं, तो इसकी आपको पता रहना चाहिए। सुमन यादव जी गुड मॉर्निंग, प्रियंका यादव जी गुड मॉर्निंग, सुमन लता जी को गुड मॉर्निंग, और पोसवाल धौलपुर जी को गुड मॉर्निंग, प्रकाश धाकड़ जी को गुड मॉर्निंग। और जितेंद्र जी पीडीएफ मैंने बता दिया, आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो पक्का डल जाएगी, लेकिन आप व्हाट्सअप करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये बात मैं कह चुका हूं ना, आप गुरु का अनादर ना करें, बार बार ये क्वेश्चन ना करें। वास्तव में आए थे हरिभजन को उड़न लगे कपास, ऐसी स्थिति ना पैदा करें। आप बेटा पढ़ने पर ध्यान दें, समय नहीं है। पीडीएफ तो आप देख लेना। कई बच्चे कहते आंसर की भी डाल दो साथ में, आंसर करा तो दिया आपको यूट्यूब पर, आप देख नहीं सकते क्या? आप में से अधिकांश आंसर तो आते होंगे आपको, एक दो जो नहीं आते उसको सर्च करना है। तो इसलिए आपको आंसर की नहीं दी जाएगी, ये काम मैं नहीं करूंगा, आप चाहे देखें चाहे मत देखें। मैं साफ बोलता हूं, मैं टीचर हूं, आपका वो नहीं हूं, आपके अनुसार नहीं चलूंगा। आपको मेरे अनुसार चलना है तो चल लीजिए, नहीं तो आप जहां देखना चाहते हैं वहां देख लेना। ठीक है ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्रमबद्धता व अंतर्निर्भरता पाई जाती है। पहला, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या पाई जाती है? क्रमबद्धता व अंतर्निर्भरता। दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था तो है लेकिन राजनीति व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सत्ता का केंद्र नहीं होता। विश्व सरकार है क्या? नहीं है। फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 2 प्रकार के कर्ता भाग लेते हैं, एक राष्ट्र राज्य, एक अधिराष्ट्रीय। अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता कहते हैं यूएनओ नेटो को।
फिर क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कार्रवाई राष्ट्र राज्यों के मध्य होती है। पांचवा कहता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते समय दो बातों पर बल देना चाहिए, एक तो नेताओं का व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, एक नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए। अब दोबारा से सुनना, मैं अपने मोटा मोटा सुनाया, अब मैं ढंग से सुनाऊंगा तो आप थोड़ा सा शांति से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रमबद्धता व अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जैसे मानव शरीर में बेसिकली क्रमबद्धता और अंतर्निर्भरता पाई जाती है, कहता है ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रमबद्धता व अंतर्निर्भरता पाई जाती है। क्रमबद्धता का मतलब क्या है, जैसे मानव पहले क्या होता है, शिशु अवस्था, फिर क्या आती है बाल्य अवस्था, फिर क्या आती है युवा अवस्था, फिर क्या आती है प्रौढ़ावस्था, फिर क्या आती है वृद्धावस्था, फिर क्या आती है जीर्णावस्था। जैसे मानव शरीर की 6 अवस्थाएं हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी 6 अवस्थाओं से गुजरेगी या गुजरती है। पहली बात ये कहता है। और अंतर्निर्भरता का मतलब कि जैसे मानव शरीर अंतर्निर्भर है, सारे अंग अंतर्निर्भर है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अंतर्निर्भर है। दूसरा कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था तो है लेकिन राजनीति व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सत्ता का केंद्र नहीं है, विश्व सरकार की अवस्था नहीं है। ये भी बहुत बार पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था तो है लेकिन राजनीति व्यवस्था नहीं है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 प्रकार के कर्ता हैं, एक तो राष्ट्र राज्य, एक अधिराष्ट्रीय। अधिराष्ट्रीय कौन से हैं, जैसे नेटो, वार्सा, यूएनओ, ये अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। कहते हैं महत्वपूर्ण कौन से होते हैं, राष्ट्र राज्य। तो 5वें वाले में कहता है महत्वपूर्ण राष्ट्र राज्य वाले हैं। फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें 2 बातों का ध्यान देना चाहिए, वो है कि एक तो नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए, दूसरा नेताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। नहीं, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, सबको भगवान कृपा करे। लेकिन मैं डाल दूंगा आप टेलीग्राम से, कोई आप तनाव ना लें, आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है ना। आप पढ़ते रहें और पीडीएफ जाएगी टेलीग्राम पे। लेकिन बेटा 1000 बच्चों को भेजना, आप समझते हैं मैं सुबह से शाम अलग अलग भेजूंगा तो भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर मुझे और भी तो काम रहते हैं, आज अष्टमी है, घर का भी काम करना है, फिर एक जगह आईएएस की क्लास भी मैं लेने जाना है, तो मैं 1 बजे फ्री हूँगा, फिर शाम को फिर आपकी क्लास लेनी है, तो 2 भी क्लासें हैं, फिर घर का काम भी करना है। तो बेटा वो एक को 1000 भेजना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, 2-3 दिन रुक कर तो धीरे धीरे मैं भेज दूंगा। लेकिन आप तत्काल भी चाहते हैं तो आप 5 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, मैं आपको 100% भेज दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा आपको, कि कहेंगे तो मैं नोट्स भी डाल दूंगा, क्वेश्चन भी डाल दूंगा, सब। एक आंसर की नहीं है मेरे पास, वो भी दशहरे के बाद आएगी, क्योंकि बच्चा टाइपिस्ट छुट्टी पर है, तो दशहरे के बाद आंसर की भी आएगी ना टाइप करके, मैं वो भी डाल दूंगा। मैं वो भी मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी दशहरे तक नहीं है। चलिए, अब ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब ये 6 व्यवस्थाएं कौन कौन सी बताते हैं वो ध्यान रखना है। कैप्लान, पहला शक्ति संतुलन व्यवस्था, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। दूसरा शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, लूज बायपोलर सिस्टम। तीसरा दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, टाइट बायपोलर सिस्टम। चौथा सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिवर्सल इंटरनेट सिस्टम। पांचवा पद सोपानीय श्रेणीक्रम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। छठा है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। अब इनको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप बस, ठीक है ना, सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है ना, सारी चीजें ध्यान रखना है, आप तनाव नहीं लेना। इसमें आप टेलीग्राम लिंक बेटा ऐप में भी दे रखा है और इसमें डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है। डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें मिल रहा है, आप वो चीजों पे टेंशन ना लें। टेलीग्राम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आप कोई भी वीडियो खोलेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, कोई भी नीचे तक वीडियो जाना आपको मिल जाएगा। दूसरा, ऐप में भी स्पेशल दे रखा है, आप एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें फिर आपको वहां पर कुछ वीडियो भी खुली मिलेंगी ऐप के अंदर भी, तो वो भी देख सकते हैं। आपके पास मसाला ही मसाला है, लेकिन आप जुड़ तो लें, थोड़ा बहुत मेहनत करना है, थोड़ी बहुत मेहनत कर लें। अब इनको मैं समझा रहा हूं, अब अपना ध्यान केंद्रित करना। पहली जो प्रतिमान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, पहला इसमें से 2 ऐतिहासिक प्रतिमान है, 4 भविष्य मूलक थे। पहले ध्यान रखना, कैप्लान ने 6 प्रतिमान बताए, वो मेरे साथ पहले बोलो। पहला प्रतिमान शक्ति संतुलन व्यवस्था, जैसे बच्चे की 6 अवस्थाएं होती हैं, वैसे इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 6 अवस्थाएं बता दी, जिन्हें क्या कहता है, व्यवस्था। पहली क्या बताई, शक्ति संतुलन व्यवस्था, ठीक है ना। दूसरी क्या बताई, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तीसरी क्या बताई, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। चौथी क्या बताई, सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। पांचवी कौन सी बताई, श्रेणी क्रम या पदसोपानीय व्यवस्था। छठी कौन सी बताई, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। अब ये है क्या, ये मैं समझा रहा हूं, अब आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करो।
धीरे धीरे समझना है, ध्यान से, कान पर ध्यान रखना है, वीडियो पर ध्यान नहीं रखना। पहला, शक्ति संतुलन व्यवस्था क्या होती है? शक्ति संतुलन व्यवस्था जो है ये 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित थी। कहां प्रचलित थी? यूरोप में। इसमें क्या होता है कि विभिन्न राष्ट्र होते हैं, आपस में गुटों में बट जाते हैं। क्या बट जाते हैं? गुटों में। तो कहते भी हैं इसमें विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति विभिन्न पक्षों में यानी कि गुटों में इस प्रकार से बटी होती है, कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को हराने, डराने, धमकाने में सक्षम नहीं होता। जैसे सिंपल है, 15 राष्ट्र हैं तो 5-5 के गुट में बट गए। अब तीनों का क्या हो गया? फिर भय का संतुलन बना रहता है। इसमें किसका संतुलन बना रहता है? भय का। तो इसका मतलब ये भय के संतुलन पर आधारित है। जैसे घर पे भी मैंने कहा कि हमेशा जो पापा रहते हैं वो बेटी का पक्ष लेते हैं, माँ रहती है वो बेटे का पक्ष रहती है, तो उसका कारण रहता है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए। माँ वास्तव में बेटे का पक्ष इसलिए लेती है कि पिताजी आंख दिखाएंगे तो बेटे को आगे कर देगी, और पिताजी बेटी का इसलिए पक्ष लेते हैं कि कहीं माँ बेटा मिलकर बेटी को तंग ना करें। तो वास्तव में एक भय का संतुलन बना रहता है। माँ बेटा मिलकर कभी बेटी को तंग नहीं करते और पिताजी कभी माता को आंख नहीं दिखाते। तो इसलिए वही भय का संतुलन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये कैपलान कहते हैं ये 5-6 मान्यताओं पर आधारित है। पहला, शक्ति संतुलन व्यवस्था में कम से कम 5-6 राष्ट्र होने चाहिए। दूसरा कहता है जहां तक संभव हो राष्ट्रों को वार्ता के माध्यम से हितों की पूर्ति करनी चाहिए। फिर कहता है कि बेसिकली अस्थिर हितों के लिए समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन स्थिर हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं एक मान्यता और, कभी भी गुट आपस में संधि नहीं करने चाहिए। भाई राष्ट्र आपस में समझौता कर लेने दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गुट आपस में संधि या समझौता करेंगे तो ये शक्ति संतुलन व्यवस्था फेल हो जाएगी और ये शीघ्र ही शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाएगी। अब शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्या होता है वो आप सुन लीजिए। शिथिल में क्या होता है? लूज बायपोलर सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में कैपलान कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति 2 महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। 2 महाशक्तियां कौन सी थी? वो यूएसए और यूएसएसआर, उसी प्रतिमान को बताता है। और अधिकांश राष्ट्र इन गुटों में जुट भी जाते हैं, लेकिन इनकी शक्ति को कौन संतुलित करते हैं? नेम और यूएनओ संतुलित करते हैं। क्योंकि इन महाशक्तियों की शक्ति को नेम और यूएनओ संतुलित करते हैं, इसलिए इसका नाम देता है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। जो बेसिकली आप ध्यान रखेंगे क्यूबा संकट के समय आप देख भी सकते हैं, उस समय नेम और यूएनओ ने, यूएनओ के महासचिव कौन थे क्यूबा संकट के समय? ऊ थांट थे। 1962 में क्यूबा संकट आया था, उस समय यूएनओ के महासचिव ऊ थांट थे। उन्होंने भी आलोचना की थी क्यूबा संकट की और कहा था वार्ता द्वारा हल करो। इधर नेम भी आलोचना कर रहा था। तो बेसिकली देखा जाए तो कहता है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में 2 महाशक्तियां होती हैं और महाशक्तियों की शक्ति को कौन संतुलित करते हैं? बेसिकली नेम और यूएनओ जैसे संगठन। अब आगे देखो साथियों, आगे आपको ध्यान रखना है। आगे देखें तो इसमें अगला प्रतिमान है दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। कौन सा है? दृढ़। अब दृढ़ को भी मैं समझा रहा हूं। टाइट बाइपोलर सिस्टम, इसमें क्या होता है? क्या कहता है? कहता है इसमें नेम और यूएनओ की शक्ति या तो कम हो जाएगी या ये समाप्त प्राय हो जाएंगे। समाप्त नहीं हो जाएंगे, समाप्त प्राय हो जाएंगे, केवल ढांचा बना रहेगा। ठीक है, इसमें महाशक्तियों की शक्ति में तो क्या आएगी? वृद्धि। तो मोटा लिख दें, इनको मोटा कर दें। ये यूएसए और यूएसएसआर की शक्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और नेम और यूएनओ की शक्ति में क्या आएगी? कमी। इसलिए मैंने डॉट डॉट द्वारा बता दिया। ये नेम हो गया, यूएनओ हो गया। ये बेसिकली प्रतिमान कौन सा है? दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था वाला। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? अब अगला देखिए, ठीक है ना? अगला देखते हैं मेरे साथियों। अगला देखें तो इसमें अगला प्रतिमान है सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। कौन सा है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। पॉलिटिकल शब्द नहीं आएगा इसमें। एक और आपको क्वेश्चन बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इसमें पॉलिटिकल शब्द नहीं आएगा। पॉलिटिकल तो इसने मान्यता में ही मना कर दिया था। सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में क्या होता है? कहते हैं इस प्रतिमान में, चौथा प्रतिमान है इसका, कि यूएनओ जैसे संगठन की शक्ति में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? यूएनओ जैसे संगठन में। सभी राष्ट्र यूएनओ के दायरे में अपने हितों की पूर्ति करेंगे। ये राष्ट्र है छोटे छोटे, जैसे जो भी है महाशक्ति वाला है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, ये छोटे छोटे राष्ट्र बहुत सारे हैं।
ये क्या कैसे करेंगे? यूएनओ के दायरे में अपने हितों की पूर्ति करेंगे। यूएनओ का ये अधिकार होगा, युद्ध की जांच करने का अधिकार भी होगा, वो युद्ध की जांच कर सकता है, तो ये सारी शक्तियां यूएनओ के पास रहेंगी। लेकिन राष्ट्र राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, राष्ट्र राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, यानी कि विश्व सरकार की व्यवस्था नहीं होगी। बार बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है क्या इसमें राष्ट्र राज्य का उन्मूलन हो जाएगा? नहीं, राष्ट्र राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन राष्ट्र राज्य अपने हितों की पूर्ति यूएनओ के दायरे में करेंगे। जैसे सिंपल है, कोई फैमिली है, उसमें क्या है, माता पिता का अस्तित्व बना रहता है, माता पिता की शक्ति में वृद्धि होती है, तीनों बेटे जो हैं अपने पिताजी से पूछ कर ही काम करते हैं, लेकिन साथ में अपना अलग अलग घर भी मेंटेन करते हैं, अलग अलग कमरों में ही रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए राष्ट्र राज्य का अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन यूएनओ की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। यूएनओ को युद्ध की जांच करने का अधिकार भी होगा और उनको निर्देश देने का अधिकार भी होगा। ठीक है, ये प्रतिमान चौथा है। अब पांचवा प्रतिमान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पांचवा प्रतिमान है पद सोपानीय श्रेणी क्रम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। मैं वो भी आपको बता देता हूं, तो आप इसमें भी तनाव नहीं लें, पांचवा प्रतिमान भी पता रहना चाहिए। पांचवा क्या है? पद सोपानीय श्रेणी क्रम। इसमें क्या कहता है, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रतिमान में क्या कहता है? कहता है एक राष्ट्र की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। जैसे यूएसए की शक्ति में आज वृद्धि हुई है 91 के बाद। कहता है एक राष्ट्र की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि होगी, अधिकांश राष्ट्र उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लेंगे। जैसे आज अमेरिका के अस्तित्व को अधिकांशतः प्रभुत्व को स्वीकार कर चुके हैं, सब जी हजूरी करते हैं, लेकिन एक राष्ट्र बात नहीं मानेगा। कौन नहीं मान रहा आज? रसिया नहीं मानता, बस रूस नहीं मान रहा। ठीक है ना? यही प्रतिमान उन्होंने क्या कहा था, इसका नाम पद सोपानीय श्रेणी क्रम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का। अब आगे ध्यान रखना, छोटी सी बात और इसमें ध्यान रखनी है। कहता है यह प्रतिमान दो प्रकार से स्थापित हो सकता है। एक निर्देशित मतलब है सेना के माध्यम से, दूसरा गैर निर्देशित का मतलब है प्राधान्य के माध्यम से, यानी कि प्राधान्य का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव के माध्यम से। कैसे? मनोवैज्ञानिक प्रभाव के। कहता है कौन सा रास्ता बेटर है? कहता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव का रास्ता बेटर है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का रास्ता बेटर है। ठीक है ना? जयप्रकाश जेपी हियर सर, किरण आईएएस, हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद सानू मीना जी, सुरेंद्र सिंह जी, मनीषा शर्मा जी। कुछ ज्ञानी लोग भी हैं आज तो क्लास में जिनको सब कुछ पता है। बिल्कुल बेटा, सारे ज्ञानी हैं, आप भी कम नहीं है। ठीक है ना? सभी ज्ञानी हैं, लेकिन इसको शेयर कर दो, नहीं तो फिर क्या है, मैं कम क्लास लूंगा। फिर साफ बोल देता हूं कि आप जुड़ेंगे नहीं तो क्लास कम ही होती है। आप लोग जैसे भी है सब अगर जुड़ेंगे तभी ज्यादा क्लासें होती है, नहीं तो फिर कह देखो मैं भी तो अष्टमी का पूजा पाठ छोड़कर आपकी पूजा कर रहा हूं। माता रानी के निर्देशानुसार मैंने कहा पहले आपको पढ़ा लेता हूं, फिर जाके पूजा करूंगा। तो साथियों बस आप अपना काम करें, अच्छे से रहें और इस ज्ञान को लें, तो ये ध्यान रखना है। और वो सारी अवस्थाएं ध्यान रखना। अब छठी अवस्था आ रही है, अब ध्यान रखना। पांचवें में क्या कहा था? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रतिमान। छठे का ध्यान रखना है। चलो मैं मिटा देता हूं इसको भी। छठे का ध्यान रखना है। छठे का जो है सिस्टम वो आपको पता रहना चाहिए। छठा कौन सा है जल्दी से बताओ? छठा क्या है? इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। क्या है? इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था में क्या होता है जल्दी बताओ? यूनिट वीटो सिस्टम। इसमें कहते हैं अनेक राष्ट्र परमाणु हथियार जैसी निषेध शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। किसकी? परमाणु हथियार। देख रहे हैं, भारत पहले अमेरिका के पास था परमाणु हथियार, फिर रूस सोवियत संघ के पास आया, फिर चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, और आज इजराइल, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, ईरान, अनेक राष्ट्रों ने प्राप्त कर लिया। तो इसलिए कहता है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना होगी। किसकी होगी? बहुध्रुवीय की। अब साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका पांचवा प्रतिमान क्या कहता है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात। छठा क्या कहता है? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पांचवा प्रतिमान किसकी बात करता है? एक ध्रुवीय की। छठा प्रतिमान बहुध्रुवीय की। तो इसने किताब कब लिखी थी? ये सिद्धांत कब दिया था? 57 में। और इसने तभी कह दिया था एक ध्रुवीय के बाद बहुध्रुवीय आएगा। तो देख लो 91 के बाद एक ध्रुवीय के बाद क्या आ रहा है? बहुध्रुवीय आ रहा है।
तो बाचा, फरीद जकारिया सब ये कह रहे हैं कि अमेरिका का आज पतन हो रहा है, बहुध्रुवीय विश्व आएगा, जो मैंने कल भी क्लास में बताया था। तो इसने 57 में ये बातें कह दी थी। फरीद जकारिया, बाचा, रेंडन जो आज बात करते हैं 2008-10 में, इसने 57 में ये बात कह दी थी। तो महान कौन हो गया? ये ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे साथियों, आपको फिर मैं बता देता हूं। ये 6 प्रतिमान हो गए। अगला ध्यान रखना है, कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना। कैपलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं होती। दूसरा, कैपलान का यह प्रतिमान एक वैचारिक ढांचा है, इसे सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। सेलिंगर कहता है ये वैचारिक अनुसंधान मात्र है। कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं हो सकता। फिर कैपलान का जो दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था का प्रतिमान है ना, जिसमें उसने कहा था यूएनओ और नेम की शक्ति कम हो जाएगी, ये समाप्त प्राय हो जाएंगी, इसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है, क्योंकि नेम और यूएनओ की शक्ति में कभी भी कमी नहीं आई। तो ये आलोचना सबसे ज्यादा कौन से प्रतिमान की होती है? क्वेश्चन पूछेगा तो दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था प्रतिमान की। ये वीएमपी क्वेश्चन है कि कैपलान के किस प्रतिमान की आलोचना होती है? तो आपको ध्यान रखना है दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था प्रतिमान की आलोचना होती है। हो गया समझ? तो आप ये ध्यान रखना। आगे चलो साथियों, तो कैपलान स्वयं अपने 6 सूत्रीय प्रतिमान को 4 सूत्रीय में बदल देता है। ठीक है ना? क्लियर है? कितने को? 6 सूत्रियों को बाद में जब आलोचना ज्यादा होती है तो 6 सूत्रियों को कितने बदल देता है? 4 सूत्रीय में। पहला कौन सा है? अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्या होता है? महाशक्तियों की शक्ति में कमी आती है, नेम और यूएनओ की शक्ति में वृद्धि होती है। तो देखो, महाशक्तियों की शक्ति में क्या आती है? कमी। यूएनओ और नेम की शक्ति में क्या होती है? वृद्धि। ये वाला प्रतिमान। दूसरा, अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था में कहता है महाशक्तियों के मध्य वार्ता प्रारंभ होती है। जैसा कि बेसिकली आप देखते हैं कैंप डेविड वार्ता हुई थी अमेरिका सोवियत संघ के मध्य, तो इसमें किसकी बात करता है? वार्ता की, कि दोनों महाशक्तियों के मध्य वार्ता प्रारंभ होती है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के तनाव में कमी आती है। तो 55 से 62 तक के मध्य ये काल देखा भी जा सकता है। अगला देखते हैं, देतांत या तनाव शिथिल्य क्या है? देतांत या तनाव शिथिल्य की स्थिति वह होती है जब महाशक्तियों में अनाक्रमण समझौता हो जाता है, कि महाशक्तियां कह देती हैं हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह स्थिति आई थी क्यूबा संकट के बाद पहली बार। कब आई थी? क्यूबा संकट कब आया था? 62 में। तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें महाशक्तियों के मध्य अनाक्रमण समझौता हो जाता है। क्यूबा संकट के बाद यह स्थिति हुई थी। ठीक है ना? अब इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि प्रतिरोध का संतुलन क्या होता है? जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती हैं कि एक का अस्तित्व नष्ट होगा तो दूसरे का भी नष्ट हो जाएगा। अमेरिकी विद्वान माइक पोम्पियो वर्तमान में लिखते हैं कि चीन आज अमेरिका के सामने अस्तित्व संकट के लिए चुनौती बना हुआ है, अर्थात चीन भी अमेरिका को नष्ट कर सकता है। ये किसका कहना है? माइक पोम्पियो का कहना है। ये कथन भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रहेगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना? आगे चलें, आगे चलें। सीमित परमाणु प्रसार व्यवस्था। इस प्रतिमान के अंतर्गत कुछ राष्ट्र परमाणु हथियार जैसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बेसिकली इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था और सीमित परमाणु प्रसार व्यवस्था में क्या अंतर है? देखो साथियों, सीमित परमाणु प्रसार व्यवस्था कहता है कुछ राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार आएगा, और जो इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था क्या कहती? अनेक राष्ट्रों के पास। जैसे मैं कहूं आप में से आप सभी पास हो जाएंगे, अधिकांशतः पास हो जाएंगे, ये तो क्या है? इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। और कहूं कुछ ही पास होंगे तो ये क्या है? सीमित परमाणु प्रसार व्यवस्था। और आपको कौन सी चाहिए? इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। ये कौन सी है? कुछ वाली है। आगे समझ अब आपको? ये सीमित परमाणु प्रसार व्यवस्था क्या कहती है? कुछ ही राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार आएंगे, अनेक के पास नहीं आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। खेल सिद्धांत। अब खेल सिद्धांत में समझाता हूं, इतने शेयर कर दो, इतने मैं जल ग्रहण करता हूं। चलिए मेरे साथियों, अब खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत तो आप पढ़ते ही हैं। खेल सिद्धांत भी व्यवहारवादी क्रांति की देन है, वैसे भी गेम है, आप गेम के तो एक्सपर्ट हैं। खेल सिद्धांत क्या कहता है? स्ट्रेटजी पर बल देता है। कोई भी गेम बिना स्ट्रेटजी के नहीं होता। जैसे पढ़ाई भी एक गेम है, एग्जाम भी एक गेम है। मैं भी आपके साथ एक तरीके से क्या कर रहा हूं? स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूं। इस खेल में आप पास हो जाएं, वही नीति अपना रहा हूं। तो साथियों, ध्यान में रखना है कि बेसिकली
कि खेल सिद्धांत क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवादी क्रांति की देन है। इसका जनक किसको माना जाता है, लिबनियज को। सबसे पहले गणित के क्षेत्र में आया था, लेकिन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसे जॉन न्यूमैन और ऑगस्टीन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रस्तुत किया था। इनकी बुक कौन सी है, जॉन न्यूमैन और ऑगस्टीन की, गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, 1944 है। कौन सी है, गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है ना। क्या क्या है, कौन सी किताब है, जॉन न्यूमैन और ऑगस्टीन की गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है, मार्टिन सुबिक को। यह भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, नेट में भी आ चुका है और आपके पीजीटी में भी आ चुका है और फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, ये ध्यान रखना। ये किताब भी आ चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना कि गेम थ्योरी एंड इकोनॉमिक बिहेवियर किताब किसकी है, जॉन न्यूमैन और ऑगस्टीन की है। अर्थशास्त्र में खेल सिद्धांत कौन प्रस्तुत करता है, जॉन न्यूमैन व ऑगस्टीन। गणित के क्षेत्र में कौन करता है, लिबनियज। अब ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों याद रखने हैं। फिर खेल सिद्धांत से जुड़े हुए अन्य विद्वान कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना साथियों, मेरे साथ साथ बोलना है, हार्वर्ड राइफा, डंकन लूस, अन्नातोल रेपोरेट, ठीक है ना, थॉमस सी सेलिंग, इकाई बर्ड, स्नाइडर, जोसेफ नेगी, लियोनार्ड स्मिथ एंड प्राइस, जॉन ट्रियले, बर्ट्रैंड रसल। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं क्योंकि साथियों क्वेश्चन यहीं से आता है, आपसे फिर मिलान करने के लिए देगा, खेल सिद्धांत के समर्थक कौन से हैं कौन से नहीं है, फिर या जनक पूछेगा या ये पूछेगा, तो आपको ये थिंकर जरूर याद करने। एक बार फिर बोलो, हार्वर्ड राइफा, डंकन लूस, अन्नातोल रेपोरेट, थॉमस सेलिंग, इकाई बर्ड, स्नाइडर, जोसेफ नेगी, लियोनार्ड स्मिथ एंड प्राइस, जॉन ट्रियले, बर्ट्रैंड रसल। तो ये बेसिकली आपको सारे के सारे ध्यान रहने चाहिए। अब हम आते हैं खेल सिद्धांत की मान्यताएं या तत्व क्या हैं। अब ध्यान से सुन लेना, खेल सिद्धांत की मान्यताएं तत्व। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है खेल सिद्धांत में व्यू रचना। कोई भी गेम बिना व्यू रचना के नहीं होता, और जिसकी व्यू रचना स्पष्ट नहीं होती है, जो व्यू रचना से भाग जाता है वो फेल हो जाता है। सिंपल है कि जैसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन क्यों है, क्योंकि उसकी व्यू रचना स्ट्रेटजी एकदम क्लियर रहती है। क्या रहती है, स्ट्रेटजी। वो अपनी स्ट्रेटजी उसको क्लियर रहती है। मान लीजिए श्रीलंका का गेंदबाज है मलिंगा, तो पहले से उसके दिमाग में सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेटजी रहती है कि मलिंगा ऐसी गेंद करेगा तो मैं यहां पर ऐसे मारूंगा, मलिंगा ऐसी गेंद करेगा तो मैं स्टॉप करूंगा। लेकिन जब वो चूक जाएगा ना, तभी कहीं ना कहीं आउट होगा। जैसे एक चूक गए थे न्यूजीलैंड में, पता नहीं कहां देखने लग गए, चूक गए। अब वो कौन थे आप जानते हैं, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर बनना है, चूकना नहीं है। कहीं आप भी एग्जाम में चूक जाए इधर से उधर, तो वो ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, व्यू रचना। व्यू रचना क्या रहती है, मैं वो शब्दों में सुनाता हूं पॉलिटिकल भाषा में। विरोधी की चालों में को ध्यान में रखकर बनाई गई कौशलपूर्ण योजना। क्या है, विरोधी की चालों को ध्यान में रखकर बनाई गई कौशलपूर्ण योजना। उसको क्या कहते हैं, व्यूरचना। क्लियर है। दूसरा क्या है, विरोधी। खेल सिद्धांत में एक विरोधी पक्का होना चाहिए, बिना विरोधी के खेल होता ही नहीं है। तीसरा क्या है, नियम। खेल के कुछ नियम रहते हैं, वो नियम भी जारी रहने चाहिए। चौथा क्या है, सूचना। सूचना भी बेसिकली होनी चाहिए पर्याप्त। अगर आपके पास ये सूचना नहीं है, पेपर कब है, कहां पर है, कहां एग्जाम सेंटर है, तो फिर भी दिक्कत है। सिलेबस क्या है, ये लास्ट में भुगतान क्या होता है, रिजल्ट। ये पांचों क्रमानुसार ध्यान रखने, स्ट्रेटजी, विरोधी, नियम और सूचना और भुगतान, ये आपको पता रहना चाहिए। खेल सिद्धांत की मूल मान्यताएं या तत्व, ये भी कई बार पूछा है। आप पुराने पेपर देखेंगे साथियों तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप पुराने पेपर करते हैं नहीं करते, सिर्फ राजस्थान या नेट के नहीं करने, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, तो आपको उसको कवर करना चाहिए। अब मैंने आपसे कहा भी कि आप कवर कीजिए, आप पता नहीं अभी इसको भी नहीं देख रहे और कवर भी नहीं। शाम को इसके क्वेश्चन होंगे, अब जल्दी होने वाले हैं, इसका टॉपिक आने वाला है, 2 दिन के अंदर अंदर इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। तब मेरा निवेदन है, तब शाम को जुड़ जाना, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे। अब इसके खेल सिद्धांत के प्रतिमान कौन से हैं, इन मान्यताओं के आधार पर बहुत सारे खेल के प्रतिमान हैं। अब इन प्रतिमानों को आप ढंग से समझना, ठीक है ना बेटा। मैं तो ढंग से समझा रहा हूं, बस आप लोग जुड़े रहें। तो ना मनभर मीना जी गुड मॉर्निंग, सुरेंद्र जी, सर जी कैदी की दूरी थी, चिकने गेम को ठीक से समझा देना। सारे समझा दूंगा, आप कैदी मत बनना, बस ये है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा शेयर कर दो, इसमें 300 नहीं है, 350 नहीं आ रहे आपके,
तो आप लोग ये काम जरूर करते रहो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो मैं लास्ट तक क्लास लूंगा। देखो आप सब लोग जानते हैं कि मेरा सीधा रहता है, मैं पब्लिक को नेता ही हूं। आप अगर सब्सक्राइब चैनल को कराएंगे मैं बड़ा खुश होता हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैं संतुष्ट आदमी हूं, कम खाकर गुजारा करने वाला हूं। मैं जिंदगी में समोसा कचौरी मैंने नहीं खाया है। मैं सिंपल रहता हूं, स्कूटी में घूमता हूं और सादा जीवन उच्च विचार वाला गांधीवादी व्यक्ति हूं। लेकिन जरूर है ये कि बस ये जरूर चाहता हूं कि मेरा ज्ञान हर जगह पहुंच जाए, क्योंकि ताकि आगे टीचर जो है अच्छे बन सकें और कुछ भाई मुझे फॉलो कर ले जो मेरे अंदर गुण है। अवगुण फॉलो करने के लिए किसी को नहीं कहता। जो भगवान ने मुझे शक्ति दी है, गुण है जो अच्छे, वो फॉलो करें। कमियां तो मेरे अंदर भी हैं, तो मैं ये नहीं कहता। आप ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों। 2% जीरो सम गेम थ्योरी पहला प्रतिमान है। बोलो मेरे साथ कौन सा प्रतिमान है? 2% जीरो सम गेम थ्योरी। बोल लिया सबने? लिख के बताओ चलो सभी। 2% जीरो सम गेम थ्योरी, ठीक है ना? 2% जीरो सम गेम थ्योरी लिख लिया? तो इसमें क्या होता है, दो खिलाड़ी होते हैं और एक का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होता है। जैसा कुश्ती के खेल में, बैडमिंटन के खेल में दो ही खिलाड़ी हों और एक दूसरे को हरा दे तो वो क्या हो गया? 2% जीरो सम गेम थ्योरी। ये प्रतिमान दिखाई देता है युद्ध की स्थिति में, चाहे भारत पाक का युद्ध हो, चाहे उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का युद्ध हो, तो वो वाला प्रतिमान है। अगर कोई कहेगा कि आपसे पूछेंगे ऐसे 2% जीरो सम गेम थ्योरी कैसी स्थिति को व्यक्त करता है, युद्ध की स्थिति को, सहयोग की स्थिति को, वार्ता की स्थिति को, तो आप क्या बताएंगे? युद्ध की स्थिति को। आ गया समझ? अब दूसरा है N% जीरो सम गेम थ्योरी। इसमें अनेक खिलाड़ी होते हैं। आप ध्यान से रखना, N% जीरो सम गेम थ्योरी है। जीरो सम गेम थ्योरी बोल के देख लेना, लिख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अनेक खिलाड़ी होते हैं और दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक गुट का लाभ दूसरे गुट की हानि के बराबर होता है। जैसे कबड्डी का गेम, खो खो का गेम, उसमें खिलाड़ी अनेक होते हैं ना, क्रिकेट का गेम, ये वैसे ही है। तो राजनीति में क्या अंश उदाहरण है? नेटो और वार्सा के मध्य संघर्ष। शीत युद्ध काल में नेटो और वार्सा के मध्य जो संघर्ष था, नेटो में भी अनेक राष्ट्र थे और वार्सा में भी। और आज की स्थिति में देखें तो यूरोपीय संघ और नाफ्टा के मध्य संघर्ष। यूरोपीय संघ भी एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, नाफ्टा भी, नाफ्टा अमेरिका का है, यूरोपीय संघ यूरोप का है। इन दोनों के मध्य आर्थिक शीत युद्ध चल रहा है, तो ये भी यहीं पर आएगा। ठीक है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब अगला देखते हैं, तीसरा वाला प्रतिमान। तीसरा प्रतिमान है 2% नन जीरो सम गेम थ्योरी। यहां नन आ गया। नन का मतलब रहता है सहयोग। देखो बेटा, सिंपल जीरो का तो मतलब क्या था? संघर्ष। और जहां नन शब्द आ जाए तो समझ लेना सहयोग की स्थिति है। ये बात अपने दिमाग में याद कर लो। मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूं, अगर कहीं भी नन शब्द आ जाए जीरो सम गेम थ्योरी से पहले तो समझना वो सहयोग की स्थिति है। यानी कि दो खिलाड़ी हैं, दोनों के मध्य सहयोग पाया जाता है। जैसे दो देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक समझौता, ऐसे N% नन जीरो सम गेम थ्योरी आ गया। नन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है? खिलाड़ी तो अनेक हैं लेकिन उनमें क्या होता है? सहयोग पाया जाता है। जैसे सिंपल है, आसियान यूरोपीय संघ वार्ता। आसियान की स्थापना 67 में, यूरोपीय संघ की 93 में। इनके मध्य 2007 से शिखर बैठक हो रही है कि भाई अनेक खिलाड़ी होते हैं, दो गुटों के मध्य बढ़ जाते हैं और उनमें सहयोग पाया जाता है। जैसे बेसिकली आसियान यूरोपीय संघ के मध्य वार्ता। ठीक है ना? आ गया समझ आपको? चलो अब हम अगला देखते हैं। आप तनाव ना लेके अगला देखें, सैडल पॉइंट। सैंडल पॉइंट नहीं है, सैंडल कईयों को खाने की आदत होती है, इसको बोलते हैं सैंडल पॉइंट। सैंडल मत खाना, सैडल पॉइंट है। क्या है? सैडल पॉइंट। इसमें क्या होता है? दो खिलाड़ी होते हैं और दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लाभ होता है। जैसे सिंपल है, भारत जापान के मध्य 2+2 वार्ता अभी चल रही है ना, भारत जापान के मध्य 2+2 वार्ता, जिसकी पहली बैठक 2019 में आयोजित की गई थी। अब ये फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है। ठीक है ना? कहां पर आ सकता है? फर्स्ट पेपर में भी। फिर दूसरा है, दूसरी बैठक 2022 में टोक्यो में आयोजित हुई थी। तो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, उस करंट को ध्यान में रखना है। ठीक है ना? सैडल पॉइंट में क्या होता है? दो खिलाड़ी होते हैं, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लाभ होता है। जैसे भारत अमेरिका के मध्य भी 2+2 वार्ता हो रही है। कब से हो रही है? 18 से हो रही है। इसकी चौथी शिखर बैठक कब हुई थी? 2022 से। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको अगला प्रतिमान समझा रहा हूं सैडल पॉइंट के बाद। आप ध्यान से सुनना, चिकन गेम थ्योरी। चिकन गेम थ्योरी आपको मैं बता देता हूं साथियों। अभी कह रहे हैं चिकन का मतलब है चूजा गेम। मुर्गों की लड़ाई होती है ना, आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में भी होती थी और दक्षिण भारत में कई पिक्चरों में भी आज दिखाई जाता है मुर्गों में लड़ाई होती है। कैसे लड़ाई होती है? मुर्गों के पंजे में ब्लेड वगैरह बांध दिया जाता है और फिर मुर्गे तब तक लड़ते हैं जब तक दूसरा मुर्गा मर नहीं जाता। तो इसमें अहम वादिता की
लड़ाई रहती है ईगो की। ईगो की लड़ाई के कारण एक को दूसरे को नष्ट करने पर आतुर होते हैं। ईगो सबसे बड़ी समस्या है। तो कहते हैं ईगो की नीति नहीं अपनानी चाहिए। ये प्रतिमान में चिकन गेम में कहा गया है। क्या नहीं मनाना चाहिए? ईगो। जैसे पाकिस्तान ईगो के कारण क्या करता है, हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाता है और उस बहाने खुद का ही नुकसान कर लेता है। तो ये ईगो के बारे में है। इसमें बर्ट्रैंड रसल इसे कार के उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि दो कारें हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? विपरीत दिशा से। और वास्तव में एक ड्राइवर ने अगर साइड नहीं दी तो दोनों भिड़ जाएंगी। अगर ड्राइवर ईगो छोड़ दें और ये सोच ले मुझे तो अपने लक्ष्य पर पहुंचाना है, भाई कार को सड़क से नीचे भी उतार के साइड से निकल जाए तो दोनों में टक्कर भी बच जाएगी और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ईगो के कारण ही टक्कर होती है। देखा होगा आपने कि छोटी सी गली है, वो कहता है तू कार पीछे कर, वो कहता है तू कार पीछे कर, तो झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद थाने में जाते हैं, पिट पिटा के फिर वापस में शाम को सोचते हैं कि कहाँ झगड़ा कर लिया, इससे बढ़िया कार पीछे कर लेता। तो ऐसी स्थिति जो आती है तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चिकन गेम क्या बताता है? अहम और घमंड के नकारात्मक प्रभाव को बताता है कि घमंड नहीं रखना चाहिए। तो बर्ट्रैंड रसल ने सब इसकी व्याख्या की थी। दूसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना, कार के उदाहरण द्वारा। ये भी कहते हैं बर्ट्रैंड रसल कि वास्तव में इस चिकन गेम के कारण, घमंड के कारण आज निशस्त्रीकरण नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? निशस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु निशस्त्रीकरण नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बबलू सकीत जी 2% जीरो सम गेम थ्योरी, और मायाराम मीना जी, मनीषा जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है ना। इंदल कुमार जी सर प्रणाम, मनीषा शर्मा जी, ठीक है ना। ये देखो, अब ये ध्यान रखना है। अब इसको आराम से आगे देखते हैं। तो अगला जो है प्रतिमान भी देखते हैं। प्रिजनर्स डायलेमा गेम, कैदी दुविधा गेम। कैदी दुविधा गेम क्या है? ये वार्ता के महत्व को स्पष्ट करता है। किसके महत्व को? वार्ता को। ध्यान से सुनना है। वार्ता के महत्व को स्पष्ट करता है कि वास्तव में दो राष्ट्रों के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य वार्ता नहीं होती है तो तनाव की स्थिति आ जाती है। तो इसमें एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि कहते हैं एक मर्डर होता है तो जो जेलर होता है या पुलिस वाला अधिकारी होता है, शंका के आधार पर दो व्यक्तियों को पकड़ कर लेके आता है और दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देता है। क्या कर देता है? अलग अलग कमरे में। ध्यान से सुन लेना, अब मैं फिर बता रहा हूं यहां लोग कैदी दुविधा गेम को। जेलर क्या करता है? दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लाता है और उनको मिलने नहीं देता, आपस में बात नहीं करने देता, अलग अलग कमरे में बंद कर देता है। कैसे बंद कर देता है? अलग अलग कमरे में, ठीक है। अलग अलग कमरे में बंद करके दोनों के सामने तीन विकल्प रखता है। कहता है अगर एक ने यस किया, अपराध स्वीकार कर लिया, दूसरे ने नो किया, तो यस वाले को छोड़ दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। अब ध्यान से कंडीशन सुन लेना, छोड़ दिया जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इनाम भी। अगर दोनों नो बोलेंगे, दोनों बोलते हैं तो दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अब दोनों यस बोलेंगे तो दोनों को दंड मिलेगा। ये तीन विकल्प देता है, दोनों को दंड मिलेगा। अब लेकिन दोनों अपनाना क्या चाहते हैं? दोनों अपनाना चाहते हैं सेकंड विकल्प, कि दोनों ना बोलकर अपने जेल से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन चूंकि दोनों में वार्ता नहीं होने दी जाती है, इसलिए रात भर डरते रहते हैं कि दूसरा जो कैदी है कहीं इनाम के लालच में यस ना कर ले। इसलिए वास्तव में टेंशन में पड़े रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी राष्ट्र में युद्ध की स्थिति आए तो वार्ता शुरू कर देनी चाहिए। वार्ता से तनाव की स्थिति में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सुरेंद्र जी, वो अपने हितों को अधिकतम नहीं करता, अपनी ईगो को अधिकतम करता है। हित तो तभी पूरे होते हैं जब आदमी स्ट्रेटजी से काम करता है। ईगो और हित में अंतर होता है। ईगो तो कई बार खुद के हितों को नष्ट कर देती है। घमंड के कारण आदमी अपने आप को भी गोली मार लेता है, तो वो स्थिति नहीं है। हित में और ईगो में अंतर होता है, ये ध्यान में रखना है। तो यहां वार्ता का महत्व है। आगे चलते हैं साथियों। अगला है मिश्रित उत्प्रेरक खेल। इसे थॉमस सी सेलिंग प्रस्तुत करते हैं और ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव को स्पष्ट करता है और बताता है कि वास्तव में जो विकसित देश हैं आज मनोवैज्ञानिक प्रभाव के माध्यम से विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। तो वृक्षीय संकल्पना भी कहते हैं जिस प्रकार से बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, वैसे ही विकसित देशों के साथ विकासशील देशों का विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना। ब्यावर से हैं राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हो गई इतनी। अब अगला ध्यान रखना है,
हावक डोव मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, इसको ध्यान से सुनना है। मैं इधर आ रहा हूं साथियों, यहां से क्वेश्चन आ गया ना आपको, मैं ज्यादा तो कहता नहीं, बहुत ही कम लोग हैं, अंगुलियों पर गिन सकते हो जो इसको पढ़ा सकते हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये अंगुलियों पर लोग हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की तो बात ही नहीं कर रहा, जो आपको ये समझा पाएंगे। बाकी आप इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। हावक डोव मॉडल, बाज कबूतर मॉडल, ये क्या कहता है, इसे लियोनार्ड स्मिथ व प्राइस प्रस्तुत करते हैं। मॉडल के अनुसार यदि विकासशील देश एकताबद्ध होकर लड़ते हैं तो विकसित देशों को हरा सकते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह को याद करो, गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था, मैं चिड़ियों के साथ बाज लड़ाऊं और चिड़ियों को जीत दिलाऊं। वही बात यहाँ है, अगर चिड़िया भी एकताबद्ध होकर संगठित होकर बाज से मुकाबला करती हैं तो बाज हार जाता है। तो यानी कि संगठन में, एकता में शक्ति है, ये वाली स्थिति। ये प्रतिमान कब सिद्ध होता है, चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध में। चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध में किसकी जीत हुई थी, अरब राष्ट्रों की। इजराइल हारा था, इजराइल के साथ विकसित राष्ट्र थे, अमेरिका को भी अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी थी क्योंकि विकासशील राष्ट्र, अरब राष्ट्र एकजुट थे। तो ये हावक डोव मॉडल बताता है अगर कमजोर व्यक्ति भी एकजुट हो जाएं तो महाशक्ति को हरा सकते हैं, उसकी विदेश नीति को बदल सकते हैं। जैसा कि चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध 1973 में अरब राष्ट्रों की एकता ने पश्चिम देशों की विदेश नीति को परिवर्तित कर दिया था। अब आगे ध्यान रखना है, निष्कर्ष क्या है वो ध्यान रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको ध्यान रखकर चलना है। निष्कर्ष, खेल सिद्धांत संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं करता, केवल कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन करता है, इसलिए आंशिक सिद्धांत है। तो आपसे पूछेगा खेल सिद्धांत कैसा सिद्धांत है, आंशिक सिद्धांत है। आगे ध्यान रखना है। अब ये विशेष तथ्य आ रहे हैं, विशेष तथ्य भी आपको ध्यान रखने हैं। जॉन ट्रेले को 2014 में मार्केट पावर पुस्तक पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। इसमें उन्होंने घरेलू बजट सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भाई जॉन ट्रेले भी कहीं ना कहीं गेम थ्योरी की बात करते हैं, मार्केट पावर पुस्तक में इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर खेल सिद्धांत से संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पहला अन्नातोल रेपो रेट, 2% जीरो सम गेम थ्योरी, मार्टिन सुबिक द यूजेज ऑफ गेम थ्योरी, मार्गेंथाउ थ्योरी ऑफ गेम, सी स्नाइडर एप्लीकेशन ऑफ गेम थ्योरी, थॉमस ई सेलिंग की 2 किताबें, व्हाट इज गेम थ्योरी, स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। साथियों ये किताबें आपको याद करके जानी है, आप जैसे भी समझें। तो स्टेग हंट मॉडल रह गया, स्टेग हंट मॉडल भी आपको बता देता हूं, आप उसमें भी टेंशन ना लें। इसको शिकारी मॉडल कहते हैं। एक बच्चे कह रहे हैं स्टेग हंग मॉडल भी बता दो, एक्चुअली आपकी किताबों में दे नहीं रखा कहीं भी, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टेग हंट मॉडल शिकारी मॉडल है। इसमें कहते हैं कि हमें अलग अलग नीति के स्थान पर एकल नीति अपनानी चाहिए, अगर ज्वाइंट नीति अपनाएंगे तो लाभकारी होगा। इसे रूसो ने दिया था कि भाई हमें, जैसे हम अलग अलग पढ़ते हैं, एक मिलकर पढ़ते हैं, 2 टॉपिक एक बच्चा तैयार कर ले, 2 दोस्त दूसरा तैयार कर ले, तो एक दूसरे को बता सकते हैं, इससे सफलता मिल जाएगी। अगर अलग अलग करेंगे तैयारी तो बड़ी परेशानी होगी। खाना भी है, अगर 2 मिलके बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, एक ही बनाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाली स्थिति है, ये स्टेग हंट। तो ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जय श्री राम, ठीक है ना। सिट क्यों लिखते हैं आगे, बलबीर जी, सुरेंद्र जी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखें, निर्णय निर्माण सिद्धांत या विनिश्चय सिद्धांत, इसको भी करते हैं निर्णय निर्माण सिद्धांत को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जतिंदर मोंगा पंजाब से, जतिंदर मोंगा जी स्वागत है आपका, सबका स्वागत है। लेकिन साथियों बस आपसे निवेदन यह है आप इसको ढंग से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। निर्णय निर्माण सिद्धांत, विनिश्चय सिद्धांत भी कहते हैं। निर्णय निर्माण सिद्धांत भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवादी क्रांति की देन है। अब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विदेश नीति के निर्णय कौन लेता है और किस प्रकार से लिए जाते हैं। क्या अध्ययन किया जाता है, विदेश नीति के निर्णय कौन करता है और किस प्रकार से लिए जाते हैं। इसकी परिभाषा देते हैं जेम्स रॉबिन्सन। कौन देते हैं, जेम्स रॉबिन्सन। ये क्या कहते हैं, निर्णय निर्माण एक सामाजिक प्रक्रम है जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए पहले अनेक विकल्प तलाशे जाते हैं, फिर श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। क्या कहते हैं, निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है
जिसमें पहले किसी समस्या के समाधान के लिए अनेक विकल्प तलाशे जाते हैं, फिर श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर अगला देखो, निर्णय निर्माण की 3 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 3। पहली है व्यक्तित्व कारक शाखा। व्यक्तित्व कारक शाखा अलेक्जेंडर जार्ड, जूलियट जार्ज ने दी थी। ये शाखा कहती है कि जो नेता रहता है ना, वही विदेश नीति का निर्णय लेता है, वही विदेश नीति का निर्माण करता है। जैसे भारत में मोदी जी निर्माण कर रहे हैं, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्माण किया, रूस में पुतिन कर रहा है, अमेरिका में देखा जाए तो बाइडेन कर रहा है, पहले ट्रंप ने किया था। तो ये बातें करते हैं। तो वास्तव में इन्होंने, अलेक्जेंडर जार्ज, जूलियट जार्ज ने वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन भी किया था और इसे नाम दिया था परिवर्धन मूलक तकनीक। क्या नाम दिया था? परिवर्धन मूलक तकनीक। दोबारा से सुन लो, व्यक्तित्व कारक शाखा क्या कहती है कि विदेश नीति का निर्माण और कौन करता है? नेता करते हैं। राष्ट्र का जो सबसे प्रमुख नेता होता है, जैसे भारत की विदेश नीति का नेहरू ने, मोदी जी ने, अटल जी ने और नेहरू जी ने के सोने इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने किया है, वैसे बेसिकली अमेरिका का देखा जाए तो ट्रंप ने किया है, और उससे पहले जूनियर जॉर्ज बुश और सीनियर जॉर्ज बुश ने किया है, और रूस का देखा जाए तो पुतिन ने किया है, चीन का देखा जाए तो माओ ने किया है। ऐसी बातें ये करते हैं। इन्होंने किसका अध्ययन किया था? वुड्रो विल्सन के व्यक्तित्व का। वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस तकनीक को क्या नाम दिया था? परिवर्धन मूलक तकनीक नाम दिया था। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई। अब आप शेयर कर दो, इतने मैं आपको बताता हूं। मेडा राम जी कह रहे हैं बैंड वेगन थ्योरी क्या है? मेडा राम जी, आपकी अगर शादी होगी तो मैं समझा दूं। शादी में बैंड वेगन, जो बैंड वाली गाड़ी रहती है, आगे आगे चलती है, दूल्हा पट्टी बांधकर पीछे पीछे चला जाता है, यही बैंड वेगन थ्योरी है कि हमें महाशक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका समर्थन करके उसके प्रभुत्व का लाभ उठाना चाहिए। समझ आ गया अब आपको? हाँ मेडा राम जी, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना? क्लियर है कि यानी कि एकल ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का विरोध नहीं करना चाहिए, उसका समर्थन करके, चापलूसी करके कुछ लाभ ले लो। ये बेसिकली क्या है। गुड मॉर्निंग सभी को, चंद्रकांता शर्मा जी, ठीक है ना। सौदेबाजी का सिद्धांत तो जानते, रणनीतिक तरीके से सौदेबाजी का सिद्धांत रणनीतिक सिद्धांत को ही बोलते हैं, यही होता है। अब इसमें ध्यान रखना है, दूसरी शाखा पर्यावरण शाखा। पर्यावरण शाखा दी थी स्प्राउट एंड स्प्राउट ने, और ये कहते हैं पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब होता है घरेलू वातावरण, और बाह्य वातावरण का मतलब रहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वातावरण। अब अनेक बार विदेश नीति को घरेलू वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसे साथियों, मैंने अमेरिका के साथ सिविल परमाणु सहयोग समझौता किया, क्यों किया है? हमारे यहाँ परमाणु ईंधन नहीं पाया जाता, यूरेनियम नहीं पाया जाता। और हम अरब राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध क्यों बनाते हैं? हमारे यहाँ तेल नहीं पाया जाता। हम म्यांमार के साथ सैनिक शासन होते हुए भी अच्छे संबंध क्यों बनाते हैं? उसका बड़ा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ आतंकवाद पाया जाता है, और आतंकवादी जाके कहीं वहां शरण ना ले लें, इसलिए बेसिकली ये सारे घरेलू कारक हैं जिनसे बेसिकली हमें क्या है, हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। ऐसे बाह्य कारक भी हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध था तो हमने नेम की नीति अपनाई थी, लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हमने भी वैश्वीकरण की नीति अपना ली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या आ गया? वैश्वीकरण। तो आंतरिक व बाह्य कारक, दोनों प्रकार के कारक कहीं ना कहीं विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, ऐसा स्प्राउट एंड स्प्राउट कहते हैं। क्लियर है? अगला तीसरी शाखा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया शाखा। प्रक्रिया शाखा कहती है नहीं, निर्णय निर्माण व्यक्तित्व कारक और पर्यावरण से भले ही प्रभावित करता हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोसेस क्या है। जैसे साथियों, हो सकता है कि आपको व्यक्तित्व भी कोई आपको प्रभावित करता हो, पर्यावरण भी, लेकिन सबसे ज्यादा होता है पढ़ाने की टेक्निक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। मैटर किसका कितना है इससे मतलब नहीं होता, समझ कितना आया। तो वो प्रोसेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया शाखा। यही बात प्रक्रिया शाखा कहती है कि निर्णय कैसे लिया जाता है, उसमें किस किस की भागीदारी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्रिया पर अनेक विद्वानों ने चर्चा की थी, लेकिन इसका जनक किसको मानते हैं? स्नाइडर, बर्क तथा सापिन को। मेनली स्नाइडर को जनक मानते हैं। स्नाइडर, बर्क व सापिन ने एक किताब लिखी थी, डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1969 में। कौन सी किताब लिखी थी? डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1969 में। इसमें लिखते हैं कि निर्णय निर्माण में व्यक्तित्व कारक, पर्यावरण का के साथ साथ प्रक्रिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रक्रिया की होती है। और प्रक्रिया के 3 तत्व बताते हैं, पहला कंपेटेंस, दूसरा इनोवेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन। दोबारा से बोलो मेरे साथ, क्या क्या बताए 3 तत्व? साथियों, ये क्वेश्चन आएगा, फिर गलत मत कराना, फिर आपसे होंगे नहीं।
पहला कंपेटेंस, दूसरा इनोवेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन। ये आपको ध्यान रखना है। शिवपाल जी, सरिता जी, सबको गुड मॉर्निंग। आप अगला ध्यान रखना है। जेम्स बर्टन भी प्रक्रिया के 3 तत्व बताते हैं, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन और इंफॉर्मेशन। जोसेफ फ्रैंकलिन भी 3 तत्व बताते हैं, IPV। इसके पहले पहले 3 याद कर लेना। PEI में क्या हो गया, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन और इंफॉर्मेशन। IPV में क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, वैल्यू। अब इसका अंग्रेजी में ध्यान रखना थोड़ा। अगला, हर्बर्ट साइमन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हर्बर्ट साइमन पब्लिक एड का है। हर्बर्ट साइमन किताब लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और कहते हैं किसी भी संगठन में, ये मेनली संगठन की बात करते हैं, निर्णय निर्माण के 3 चरण होते हैं। पहला इंटेलिजेंस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है किसी समस्या के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना। जैसे आप नेट की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा, फिर आपने जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समस्या का समाधान कैसे हो, उसके लिए विकल्प तलाशते हैं। भाई कोचिंग करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, या किसी सर से सिंपली गाइड प्राप्त करें, ये वाली 3। अब उनमें से सबसे बेस्ट विकल्प चुन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, चॉइस एक्टिविटी। ये तो ये बेसिकली ध्यान रखना, उसने 3 चरण बताए थे। लेकिन आगे हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जो निर्माण है अकेले वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं होते, उसमें मूल्यों का प्रभाव भी पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, मूल्यों का। भाई कोई भी निर्णय लेते हैं, चाहे आप निर्णय लें चाहे मैं निर्णय लूं, खाली वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं हो सकता। इसमें पक्का है अनुभव का, मूल्य का पक्का प्रभाव पड़ता है, नैतिकता का। तो इसलिए कहता है, इसको नाम देता है सीमित तार्किकता मॉडल, अधिकतम संतुष्टि मॉडल, ठीक है ना, बाधित मॉडल, प्रशासनिक मानव मॉडल। क्योंकि वास्तव में कोई भी निर्णय होता है उसमें पूर्ण संतुष्टि तो कहीं नहीं मिलती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी, बस अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकता है। कहीं भी जाएंगे पूर्ण संतुष्टि कहीं नहीं मिलती, ऊपर ही मिलती है बस। तो वही बात वो कह रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकता के आधार पर पूर्ण संतुष्टि कहीं नहीं मिलती, अधिकतम संतुष्टि मिलती है, क्योंकि निर्णय पर मूल्य अनुभव का भी प्रभाव रहता है। तो किसका प्रभाव रहता है, अनुभव का। ये बेसिकली हर्बर्ट साइमन ने कहा था। फिर हर्बर्ट साइमन ने अपने अधिकतम संतुष्टि मॉडल के 8 चरण भी बताए थे, और जिसमें क्या कहते हैं कि पहले लक्ष्य उच्च निर्धारित करना चाहिए, क्रियान्वित नहीं हो तो उस लक्ष्य को नीचे गिरा लेना चाहिए, और तब तक नीचे गिराते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य क्रियान्वित न हो जाए। काम वही करें जिसका क्रियान्वयन हो सकता है, ऐसा बेसिकली हर्बर्ट साइमन कहते हैं। अगला ध्यान रखना है, हैरोल्ड लासवेल और निर्णय निर्माण प्रक्रिया। हैरोल्ड लासवेल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने किताब लिखी थी 7 इंडिकेशन 1972 में। कौन सी किताब लिखी थी, 7 इंडिकेशन, ठीक है ना। सुमन शर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निशा कंवर जी गुड मॉर्निंग सर जी, अच्छा लेट जुड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। आप बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर तो वो तैयार करेंगे जैसे भी, वो ध्यान रखना है। तो आप जल्दी से बताओ 7 तत्व क्या हैं। पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा रिकमेंडेशन, तीसरा परसेप्शन, चौथा इनोवेशन, अप्रेजल, एप्लीकेशन। तो आप रिपीट ध्यान रख लेना, और आप में से अधिकांश शब्द आपने पढ़ रखे हैं। आई का मतलब 2 आई हैं, तो एक का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, एक का इनोवेशन हो जाएगा। आर का रिकमेंडेशन हो जाएगा, पी का परसेप्शन हो जाएगा, एक का अप्रेजल हो जाएगा, एक का एप्लीकेशन हो जाएगा, टी का टर्मिनेशन हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाई हैरोल्ड लासवेल ने ये 7 तत्व बताए थे। अगला देखते हैं मेरे साथियों, रोजर हिल्समैन क्या कहते हैं। ये आ चुका है पहले नेट में, रोजर हिल्समैन। आप एक बार शेयर कर दें, फिर मैं 2 मिनट में आपको फिर बताते हैं साथियों। एक बार देखो, इसको पढ़ने की कोशिश करो स्क्रीन से चलकर, ठीक है ना। कृष्णा वैष्णव जी, आप न्यू स्टूडेंट नहीं हैं, आप बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। आप टेंशन ना ले, आपका सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। रोजर हिल्समैन क्या कहता है, कहता है निर्णय निर्माण में जो है प्रक्रिया में कार्यपालिका और विधायिका दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कहते हैं, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कार्यपालिका और विधायिका दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेम्स रॉबिन्सन क्या कहते हैं, इसके अनुसार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कार्यपालिका की तुलना में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि निर्णय निर्माण सिद्धांत एक आंशिक सिद्धांत है, क्योंकि यह संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन न करके कुछ घटनाओं का अध्ययन करता है।
आ गया समझ? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला ध्यान रखते हैं, अगला विशेष तथ्य में ध्यान रखना। एक लॉरेंस कोसलो विद्वान थे, वो कहते हैं निर्णय निर्माण के 4 तत्व महत्वपूर्ण बताते हैं, आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण, विदेश मंत्रालय और निर्णय प्रक्रिया। तो साथियों इतना आपने सब देखा, तो इसको आप ध्यान से सुनना है, ध्यान से करना है। अब जो कल की क्लास है वो राजनीति सिद्धांत पर आधारित होगी, और IR की जो बाकी वीडियो हैं मैं नए चैनल पर डाल दूंगा, आप बस ध्यान से देखते रहना। उस पर अधिकांशतः डल भी रही हैं। IR के राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, ये टॉपिक सबसे खतरनाक यही था। और बाकी वीडियो आपको जो भी समझ नहीं आता इस पर बहुत सारी डल रही हैं, और बाकी आप डाल दें। और कुछ मैं ऐप पर खुली कर दूंगा, आप ये ऐप जो आपको दिखाई दे रही है, इस ऐप पर भी बहुत सारी वीडियो खुल रही हैं, तो आप इनसे देखकर अपना काम चला लें, क्योंकि अब काम चलाने का वक्त है। अगला जो हम कल क्लास लेंगे वो राजनीति सिद्धांत पर लेंगे, उसमें हम परंपरागत और व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं, तथ्य बहुत अधिक हो गए हैं, तो इतने तथ्य आप याद करें, आपका सिद्धांत कवर हो जाएगा। फिर हम आगे मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, कल सुबह 7:45 पर। लेकिन निवेदन है, आप ज़्यादा जुड़ेंगे तो थोड़ा मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा, लेकिन जब मुझे 300 से कम दिखाई देते हैं तो मेरा पढ़ाने की इच्छा कम करती है। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप लाइव क्लास में जुड़े, और PDF सिर्फ आप टेलीग्राम पर करें, मैं व्हाट्सएप पर नहीं भेज पाऊंगा। उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा मांग चुका हूं कि टेलीग्राम लिंक को आप चाहे ऐप के माध्यम से जुड़े या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़े, इतना। और कल मिलते हैं हम 8 बजे, और शाम को भी क्लास है क्वेश्चन आंसर की, 7:45 पर है। तो पहले तो शाम को ही मिले आप 7:45 पर, आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है साथियों। इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।